हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। आज फिर आप सभी का हमारे साथ स्वागत है। और आज जैसा कि लगभग दिसंबर का सप्ताह खत्म हो चुका है, आपकी बोर्ड परीक्षाएं मार्च के पहले ही सप्ताह में आयोजित की जा रही है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, मार्च के पहले सप्ताह में आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं का सिलेबस आप सभी कंप्लीट कर चुके हैं। अब वक्त है रिवीजन का। यदि आप अब अच्छे से रिवीजन कर पाते हैं, आपको वो मिल पाता है जिसके आप हकदार हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट निकाल कर लाएंगे। और अपनी परसेंटेज को तैयारी के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक क्विक रिवीजन, जिसके अंदर आप देखेंगे चैप्टर बाय चैप्टर क्या क्वेश्चन आपके चैप्टर में से बैठने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, और उनकी पीडीएफ आपको इसमें मिलेगी जिसको आपको हल करना है। लेकिन हल करने से पहले चैप्टर की सारी जानकारी आपको मिलेगी, कौन सा फॉर्मूला कौन सा एक चैप्टर में लग रहा है। हर एक सब्जेक्ट के लिए ऐसे ही मॉडल पेपर हमारी ओर से तैयार किए जा रहे हैं जो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो आप उनके हल आप अपनी नोटबुक में करिए। कोई हल अगर आपको नहीं आ पाता है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। आपको वहाँ पर उसके पीडीएफ और उसके हल भी आपको मिलेंगे, सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपको करवाई जाएगी। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसी अपडेट और ऐसे वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। और आज हम शुरू कर रहे हैं 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम की जो मैथ्स है उसकी फर्स्ट चैप्टर की बात हम करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या क्या फॉर्मूले पुट करने वाले हैं, कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और उनमें से क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं और किस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, उसके लिए पूरी तैयारी मैं आपको करवाने जा रहा हूं। आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर जीओबी फॉर्मूले होंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और मेरा वादा है आपसे, अगर आप इनकी तैयारी अच्छे से करते हैं तो इसके अलावा आपको कोई भी बाहर से क्वेश्चन पिक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वही क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं 10th मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर फर्स्ट है आपका वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर में आप देखेंगे कौन कौन से फॉर्मूले और कौन कौन से फंक्शंस आपको दिए हुए हैं, उनको हम पुट करेंगे और इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूं, जिनका रिवीजन आपको खुद को करना है। क्विक रिवीजन इसका हमने नाम दिया है, तो आपको खुद को इसका रिवीजन करना है। अगर कोई ऑप्शन या कोई सा क्वेश्चन आपको नहीं आ पाता है, कोई सवाल आपको नहीं आ पाता है, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन आपको करवा कर दूंगा और उसको बताऊंगा कि वो कैसे हल हो रहा है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान परीक्षा 2023 के लिए ये वीडियो है। और अध्याय फर्स्ट यानी कि जो आपकी क्लास 10th की मैथ्स है उसका चैप्टर फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं, जिसको हम कहते हैं रियल नंबर। आप सभी जानते हैं राजस्थान बोर्ड के अंदर जितने भी सिलेबस हैं वो एनसीईआरटी पैटर्न है, और एनसीईआरटी पैटर्न कहीं ना कहीं पूरे देश में लागू होता है। तो जो जिन भी विद्यार्थियों का एनसीईआरटी पैटर्न है वो भी इस पैटर्न से और हमारे इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इन वीडियोस में और इन चैप्टर्स के मिलने वाले हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम देख रहे हैं अध्याय फर्स्ट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सके, या जो अपनी लाइन नंबर होती है जिसके ऊपर अपन सभी अंकों को प्रदर्शित करते हैं, सभी नंबर्स को डिनोट करते हैं, वो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जैसे आपने संख्या रेखा देखी है जो प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, प्लस अनंत से माइनस अनंत की ओर जाती है, और इसके बीच में होता है जीरो, जो कि इधर 1 2 3 के लिए लिखे जाते हैं और इधर माइनस वाली संख्याएं लिखी जाती है। अब इन्हीं संख्याओं के बीच में आपको कई सारी और भी संख्याएं देखने को मिलेगी, लाइक रूट वाली संख्याएं, √2, √3। उसके बाद अपॉन वाली संख्याएं मतलब भिन्न में संख्याएं देखने को मिलेगी 1/2, 1/3। इसके अलावा भी और भी संख्याएं जैसे कि परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य और पूर्णांक, अपूर्णांक, सम, विषम, ये सभी संख्याएं आपको लाइन नंबर के ऊपर देखने को मिलेगी। ये कहलाती है वास्तविक संख्याएं। अब इससे जुड़े सभी फॉर्मूले मैं आपको करवाने जा रहा हूं, कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं और इसके साथ उन फॉर्मूले से कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपको मैं कुछ परीक्षा पैटर्न जो दिया हुआ है राजस्थान बोर्ड का, वो आपको मैं बता देता हूं कि राजस्थान बोर्ड के अंदर 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे इस चैप्टर से।
पहला क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, दूसरा क्वेश्चन भी 1 नंबर का होगा और तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो 2 नंबर का पूछा जाएगा। इस तरीके से आपके टोटल मार्क्स इस चैप्टर से 4 होते हैं। 4 नंबर का आपके चैप्टर है जिसके अंदर से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला और दूसरा क्वेश्चन 1-1 नंबर में होगा और एक क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछेगा। वो कौन सा पूछेगा वो भी मैं आपको इसमें बता दूंगा और 1-1 नंबर में कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। बड़ा ईजी चैप्टर है, तो आप जुड़े रहिए और हम शुरू करते हैं इस वाले चैप्टर को। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी अपडेट आपके लिए हम लेकर आएंगे जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती। आपके 95% मार्क्स बनाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं यदि आप हमारे कहने पर चलते हैं। आइए शुरू करते हैं। आपके फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड की विभाजन प्रमेय। यूक्लिड की विभाजन प्रमेय हम शुरू करते हैं। तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेय होती क्या है? जब किसी धनात्मक पूर्णांक a, कोई भी पॉजिटिव संख्या a हो या इंटीगर्स जो होते हैं पॉजिटिव वो a हो, को अन्य धनात्मक पूर्णांक किसी अदर इंटीगर्स b से अपन उसको डिवाइड कर दें, विभाजित किया जाता है, तो जो भागफल प्राप्त होगा वो q तथा शेषफल जो बचेगा वो r के रूप में बचेगा। या तो यहाँ पर भाग देने के बाद r या तो 0 हो जाएगा या फिर r b से छोटा हो जाएगा। इसी को कहते हैं यूक्लिड की विभाजन प्रमेय। इसको हम शॉर्ट में लिखें तो r क्या हो जाता है? या तो 0 हो जाता है या 0 से बड़ा रहेगा लेकिन b से छोटा हो जाता है। यही होती है यूक्लिड की विभाजन प्रमेय। ठीक है, अब यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर से भी हम इसको लिखते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा जाता है। a यहाँ पर भाज्य है और b बराबर यहाँ पर हम भाजक लेंगे और जो q है वो भागफल के रूप में हमको मिलेगा और जो आपके शेषफल बचेगा उसको हम r के रूप में लिखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड की विभाजन प्रमेय होगी, जिसको शॉर्ट में अपन भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, जिसको a बराबर बी क्यू प्लस आर भी बोलते हैं, जहां r का मान या तो 0 हो जाएगा या 0 से बड़ा रहेगा लेकिन b से हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर यूक्लिड की विभाजन प्रमेय पढ़नी है। अब इसके बाद शुरू करते हैं हम दूसरा टॉपिक। आपका दूसरा टॉपिक है यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होती है? यहाँ पर जब आपको 2 संख्याएं दी जाए, कितनी संख्याएं? 2 संख्याएं दी जाए तो उनका HCF महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको A और B 2 संख्याएं दे दी जाए, 2 संख्याएं आपको दे दी जाए और कहा जाए कि इनका HCF ज्ञात कीजिए, तो इसका HCF आपको यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके ही ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर दोनों संख्याओं का आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको दोनों संख्याओं में छोटी और बड़ी संख्याओं को चुनना है कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। हमेशा बड़ी संख्या को a मानना है और छोटी संख्या को b मानना है। उसके बाद आपको a में b का भाग देना है। इस तरीके से भाग देने के बाद आपको यहाँ पर भागफल q मिलेगा और शेषफल r मिलेगा। शेषफल आपको क्या मिलेगा? r मिलेगा। जब तक आपको शेषफल r नहीं मिलता है और शेषफल r यहाँ पर आपके 0 नहीं हो जाता है तब तक आपको भाग देते जाना है। जब आपका शेषफल 0 हो जाएगा, r 0 हो जाएगा, तो जो आपका भाजक रहेगा b वही यहाँ पर HCF होगा। ठीक है, यहाँ पर HCF कौन होगा? B होगा। ये निरंतर प्रक्रिया चलेगी जब तक आपके r बराबर 0 नहीं हो जाता, शेषफल बराबर 0 नहीं हो जाता। शेषफल आपको 0 करना है, जैसे ही 0 होगा वो आपका HCF कहलाएगा जिससे आपने भाग दिया है। मतलब जो आपका B उस स्टेप में रहा है वो आपका शेषफल 0 कर देगा, तो वो आपको HCF होगा। दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि को अपन क्या कहते हैं? यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम। अगला टॉपिक है आपके अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में अपन विभक्त कर सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं, वही कहलाता है
अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। जैसे कि 64 एक भाज्य संख्या है, ये मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब यहाँ पर इसको आप अभाज्य संख्या के गुणनखंडों में तोड़िए। तो जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे क्या हुआ 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 32 और 64। तो यहाँ पर 64 को हमने तोड़ दिया कितने में, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 में हमने इसको तोड़ दिया। तो यही होती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में उसके फैक्टर कर देना, उसको तोड़ देना, यही कहलाता है अभाज्य गुणनखंडों की अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसके जरिए आप किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या में तोड़ सकते हैं। अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 ये सभी अभाज्य संख्याएं होती है। हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करने हैं। तो जब भी दो संख्याएं आपको दी गई हो तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणज के बराबर होगा। जब भी आपको दो संख्या दे दी जाए तो उन दोनों संख्याओं का गुणा कर लेना और उनके एचसीएफ और एलसीएम याद कर लेना। उन दोनों का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। यही होता है धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात किए जाते हैं ये आप एग्जाम्पल में हमारे साथ देख रहे हैं। अगला टॉपिक आपके दिया हुआ है संख्याओं की अपरिमेयता। संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना होता है, ये आपके क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर संख्याओं की अपरिमेयता कैसे सिद्ध की जाती है, हम जानते हैं कोई भी भिन्न संख्या जिसको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं वो तो कहलाती है परिमेय संख्या, जहाँ पर p और q दोनों ही पूर्णांक होते हैं और q0 = 0 होता है। लेकिन हम यहाँ पर देखें p/q के रूप में नहीं लिखी जा सके, वो संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सके और वहां पर p और q दोनों ही पूर्णांक हो और q0 = 0 हो, वो होता है अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे अपरिमेय संख्या √2/3 ऐसी कई सारी संख्याएं हैं जो अपरिमेय होती है। उनको यहाँ पर संख्याओं की अपरिमेयता को हमें सिद्ध करना होता है। तो अपरिमेयता को सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा कि वो संख्या परिमेय है और उसके बाद ही फिर अपन उसको अपरिमेय सिद्ध करेंगे। ठीक है, इसके लिए कुछ नोट है, प्रमेय है, वो मैं आपको यहाँ पर थ्योरम में लिखवा देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है वो देखिए। नोट फर्स्ट है, यदि एक अभाज्य संख्या p है जो संख्या a² को विभाजित करती है, मतलब a² में p का भाग जाता है। जैसे 4 का मतलब 2 का स्क्वायर में लिखूं और = 2 लिखूं तो 2 = 4 होगा। यहाँ पे p 2 है और a 4 है। तो यदि ये 2 जो है 4 को विभाजित कर रहा है तो फिर ये 2 जो है इस 2 को भी विभाजित करेगा, क्योंकि a = 2 लिया है, p = भी 2 लिया है। तो यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जबकि a एक धनात्मक पूर्णांक होगा। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान रखना। p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। दूसरा नोट है, यदि आप एक परिमेय संख्या ले लें और दूसरी अपरिमेय संख्या ले लें तो उनको आप योग करें, मतलब जोड़ दें, या उनका अंतर मतलब उनको घटा दें, तो जो संख्या आपको प्राप्त होगी वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। उसके अलावा कोई परिमेय संख्या यहाँ पर नहीं आएगी। तीसरा नोट है, एक अशून्य परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या। अशून्य मतलब जो 0 नहीं हो, तो एक अशून्य परिमेय संख्या ले लो और एक अपरिमेय संख्या ले लो, दोनों का गुणनफल आप करो और या फिर भागफल आप करो तो भी आपको एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इन दोनों की जगह भी परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे। इसके बाद लास्ट टॉपिक आपके बचता है दशमलव प्रसार का। अगला टॉपिक है आपके परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार।
परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में होती है, मतलब अपोन में हर में एक राशि होती है जिसको अपन q कहते हैं। उस q के अपन को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब वहां से अपन को पता चलेगा कि इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है या अशांत आवर्ती है। हमेशा जो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। अब हमको देखना है कि शांत कब होगा और अशांत कब होगा। तो शांत या अशांत दोनों में से एक ही होगा, अशांत आवर्ती या शांत। तो शांत कब होगा? जब आप q के अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं वो 2n × 5m के रूप में है तो आपके दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। और यदि वो 2n × 5m के रूप में नहीं है, मतलब 2 और 5 के अतिरिक्त कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड 3 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, ये आ जाते हैं तो आपका वो अशांत आवर्ती होगा। इसके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे तो वहां क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर आपके सारे ही टॉपिक चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी थे उनका क्विक रिवीजन मैंने करवा दिया है और वो खत्म हो चुके हैं। सारे फॉर्मूले मैं आपको लिखवा चुका हूँ। अब अपन शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके अलावा भी मैं क्वेश्चन दूंगा, वो आपको खुद को करने हैं। नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उनका सोल्यूशन करवा दूंगा। लेकिन आपको खुद को क्विक रिविजन करना है जिससे आप अच्छे नंबर इस चैप्टर के अंदर से ले सकेंगे। 4 नंबर का और बड़ा ही सिंपल चैप्टर है तो जल्दी से जल्दी इसको खत्म करेंगे। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? इसके उपयोग से संख्याओं 196 और 3820 का महत्तम समापवर्तक HCF आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम इसके हल को लिखेंगे जिसमें हमें लिखनी है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। वो क्या होती है? अभी हमने देखा भाज्य a बराबर भाजक b इंटू भागफल q प्लस शेषफल r, मतलब a बराबर bq प्लस r। ये होती है यूक्लिड की विभाजन प्रमेय। उसके बाद हमें 2 संख्याएं दी हुई है 196 और 3820 जिसका HCF हमको ज्ञात करना है। मैंने पहले ही कहा बड़ी संख्या को आप a मान लेना और छोटी संख्या को आप b मान लेना। अब यहाँ पे अपन इसका हल करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट भाग देना है आपको। तो क्या करेंगे आप 3820 में 196 का भाग देंगे। भाग जाएगा एक बार, यहाँ बचेगा आपके 186, ऊपर से आया 0, फिर भाग जाएगा 9 बार। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9 से 1764 जो कि यहाँ पर बचेगा 96। आपके यहाँ पर a में b का भाग दिया आपने, ये a था, ये b था और यहाँ पे q आया आपके और यहाँ पर r शेषफल के रूप में बचा हुआ है। जब तक आपके r 0 नहीं आ जाता है तब तक आपको यह स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाना है। अब जैसे ही आपको यहाँ पर q का मान 19 मिल चुका है, r का मान 96 मिल चुका है, तो अब नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको फिर से a b लेने पड़ेंगे। तो सेकंड स्टेप के लिए फिर से a b आपको मानना पड़ेगा। तो पिछली स्टेप में जो आपके b था वो बन जाएगा a और जो आपका r आया है वो आपका बन जाएगा b। तो इस तरीके से आपको फिर से संख्या मिली a बराबर 196 और b बराबर 96। फिर से हमको भाग देना है और फिर से आपको आंसर मिलेगा। तो फिर से भाग देते हैं हम। तो यहाँ पर आपको 96 का भाग देना है 196 में। तो आपको यहाँ से फिर से संख्या मिलेगी, 6 में 96 का भाग देना है, 2 बार जाएगा। आपको 2 बार भाग देने के बाद यहाँ पर शेष बचेगा आपके 4। तो आपके फिर से q मिला आपको और फिर से आपको r मिला। चूँकि r यहाँ पर भी 0 नहीं है इसलिए 0 नहीं होने की वजह से हम इसी स्टेप को फिर से तीसरी बार भी करेंगे। अब फिर से आप यहाँ पर स्टेप थर्ड कीजिए। स्टेप थर्ड के लिए फिर से आपको एक नया a और b चाहिए। जो आपका यहाँ पर b था, सेकंड स्टेप में जो b था वो आपके a बन जाएगा। तो a बराबर 96 और जो आपका r आया है 4 वो बन जाएगा आपका b। अब फिर से हम भाग देते हैं। तो यहाँ पर आप भाग देकर देखिए, 4 का भाग देना आपको 96 में, 2 बार जाएगा, 1 बचा,
फिर 4 बार जाएगा, 16 बचा, आंसर आया 0। तो इस बार आपके Q आया 24 और R आया 0। अब आपको इसको यूक्लिड की विभाजन प्रमेय में ले लेना है और उसके बाद में आपको आंसर इसके अंदर पुट करना है। यूक्लिड की विभाजन प्रमेय होती है A बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ से आपको क्या मिला आंसर? A का मान था आपके यहाँ पर 96, B आपका था 4 और Q आपका आया 24 और आपके R बचा 0। तो इस स्टेप के अंदर आपको यहाँ पर R का मान 0 मिल चुका है। जब आपको R का मान 0 मिल जाए तो आपका जो B था वो B ही आपका HCF होगा। ठीक है, तो यहाँ पे B क्या था? 4 था। तो यहाँ पर संख्याएं थी 196 और 3820। इसका HCF आपको मिला है 4। यह आपका आंसर होगा। इसी तरीके से आपको सभी स्टेप्स के जो मान आए हैं A बराबर BQ प्लस R में आपको पुट करके रखना है, उसके बाद ही आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके संख्याओं 44 और 99 का HCF आपको ज्ञात करना है। यूक्लिड की जो विभाजन एल्गोरिथम होती है उसी से आपको इसको ज्ञात करना है। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आपकी पहली संख्या है 44 और सेकंड है 99। दोनों का आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको दोनों के ही अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और जो कॉमन अभाज्य गुणनखंड होगा आपका वही इसका HCF होगा। तो हम निकालते हैं। सबसे पहले 44 2 से डिवाइड किया 22 आएगा और फिर 2 से करेंगे 11 आएगा, फिर 11 में 11 का ही भाग जाएगा। तो यहाँ पर 44 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 11, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 11 आपको मिल चुका है। इसी तरीके से अपन 99 का करेंगे। तो 99 के लिए 3 का देंगे तो 3 से 33 आया, फिर 3 का देंगे 11 आया और 11 से 1। तो यहाँ पर 99 के लिए आपको मिला 3 इंटू 3 इंटू 11। इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 11। अब आप देखिए दोनों के ही अभाज्य गुणनखंड के अंदर कॉमन क्या मिला? दोनों ही अभाज्य गुणनखंड में आपको 11 जो है वो कॉमन मिला है। अतः 44 और 99 का HCF 11 होगा। तो ये है यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम। इसके जरिए ही हमने इसको ज्ञात किया। ऐसी बहुत सारी वो संख्याएं दे सकता है। अमूमन तौर पर 3 संख्याएं आपको दी जाती है। तीनों संख्याओं से आपको HCF या LCM निकालकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 2 संख्याओं का गुणनफल आपको दिया हुआ है 2366। यदि उनका LCM 182 है तो उन संख्याओं का HCF आपको ज्ञात करके देना है। हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया उसमें हमने बोला है यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम, उससे भी अपन इसको कर सकते हैं। वो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय भी वही होती है जो कि अभाज्य गुणनखंड करके हमको HCF और LCM ज्ञात करने होते हैं। और यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम जो कि एक यूक्लिड की विभाजन प्रमेय होती है A बराबर BQ प्लस R, उससे भी हम उसको कर सकते हैं। उसमें अपन को 0 लाना पड़ता है और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय में हमको अभाज्य गुणनखंड कर देखने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। यहाँ पर आपको दिया है LCM कितना है 182। हमको पता है 2 संख्याओं का HCF और LCM का गुणा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको गुणनफल भी दिया हुआ है और गुणनफल है 2366। यहाँ पे आपको निकालना है HCF। तो हम यहाँ पे HCF निकालेंगे तो यहाँ पर गुणनफल आपको दिया हुआ है 2366 और उसके अपोन में चला जाएगा LCM और LCM का मान आपको दिया हुआ है 182। हम यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर आपको आंसर मिल जाएगा। हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर आपको आंसर मिलेगा 1313। ये होगा आपके HCF। अगला क्वेश्चन है संख्या 3/625 का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती, इसे दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए। आपको संख्या दी गई है 3/625। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आपको 625 जो Q है, मतलब जो 625 हर में है, इसके अभाज्य गुणनखंड लिख देने हैं। अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे?
आप रफ वर्क करके देख सकते हैं। 625 के अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं। हम भाग देते हैं यहाँ पर 5 से, तो 5 से इसका भाग जाएगा 125 बार। ठीक है, 125 में फिर से 5 का भाग जाएगा तो वो जाएगा 25 बार, और 25 में फिर से 5 का जाएगा तो वो जाएगा 5 बार, और फिर 5 का 5 में एक बार। तो हम यहाँ पर 625 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब हम 625 को लिख सकते हैं 5 की पावर 4, मतलब 5/4। इसको हम पावर में ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हर है 625, उसके अभाज्य गुणनखंड जो है वो 5 की पावर 4, मतलब 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। इन दोनों में से कोई एक भी हो तो दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। तो यहाँ पर दशमलव प्रसार क्या है? शांत है, क्योंकि किसके रूप में है? 5m के रूप में है। अब उसने कहा दशमलव प्रसार में लिखिए इसको, तो इसको दशमलव प्रसार में लिखने का तरीका क्या है? 3/5 की पावर 4। अब यहाँ पर कमी काय की है? 2 की। जो हमारा 2 है वो यहाँ पर नहीं आया, तो हम क्या करेंगे? जितनी पावर इसकी है उतनी ही पावर 2 के लगाकर उसको ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो 2 की पावर 4/2 की पावर 4, और इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 5 का गुणा 2 से हो जाएगा तो 10 की पावर 4 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे 6, 12, 24 और 48। 48 अपॉन 10 की पावर 4, मतलब 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे तो 0.0048 इसका दशमलव प्रसार होगा। इस तरीके से आपको दशमलव प्रसार बताना है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी आ जाए या ये दोनों आ जाए तो शांत हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं आता है तो अशांत होगा। यहाँ पर शांत है, फिर उसने कहा दशमलव प्रसार में लिखिए, तो दशमलव प्रसार भी हमने इसका लिख दिया। किस तरीके से लिखना है मैंने बता दिया। जो भी आपको यहाँ नहीं दिया हुआ है उसके अपोजिट संख्या का गुणा ऊपर नीचे उसी पावर में कर देना, आपको दशमलव प्रसार भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही पूछा जाता है। जैसा कि सबसे पहले अपन को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, मैंने पहले भी कहा है। इसके लिए हम इसको उल्टा मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या को अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p/q यहाँ पर संख्या हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है? दोनों ओर हम वर्ग कर देते हैं, तो √2 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। इसको हल करते हैं तो 2 = p²/q² अपन को आंसर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर अगर q का मान निकाल कर देखें तो p²/2 आएगा। 2 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, q ऊपर चला गया। इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इससे हमें क्या मिला कि 2 जो है वो p² का भाजक है, मतलब p² में 2 का भाग जा रहा है। हमने प्रमेय पढ़ी थी कि कोई भी संख्या p² जो होता है वो एक ही भाजक होती है, मतलब यहाँ पर 2 का भाग p में भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का भाग p में भी जाएगा। अब मान लेते हैं p की जगह हम रख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके आएगा 2q का स्क्वायर बराबर p²। इसको वापस से यहाँ रख दिया जाए, q को ऊपर गुणा कर दिया जाए तो ये स्टेप आएगी। इसमें अपन मान लेते हैं p = 2r, तो 2q² बराबर 2r का स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं तो 2q² बराबर 4r का स्क्वायर। q का मान निकालने की हम कोशिश करें तो 4r²/2। यहाँ पर q² आएगा 2r²। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि r² = q²/2 की जो 2 है वो q² का भाजक है। इसी तरीके से 2q का भी भाजक होगा। अब यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला कि जो p और q दोनों संख्याएं थी वो 2 से विभाजित होती है। दोनों ही संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग जा रहा है तो यह क्या हो गए? उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हो गया। किसका?
इस दी हुई संख्या का। जो क्यों हुआ, हमने जो माना था, माना √2 एक परिमेय संख्या है, ये हमारा विरोधाभास है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा माना था तब जाकर ऐसा हुआ है। अगर ऐसा न माना जाए तो ये इसके गुणनखंड नहीं होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमारी मानी गई कल्पना गलत है। इसलिए हम इसको कहेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। इस तरीके से जितने भी टॉपिक आपके इस चैप्टर में थे वो कंप्लीट हुए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब जो इनसे और भी ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने जैसे, उसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर भी वो मिल जाएंगी, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आप जाइए वहाँ पर उन सारे क्वेश्चंस को हल कीजिए, अपनी नोटबुक बना लीजिए, उसमें हल कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर जाकर उनको देखिए और पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे।